जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने DSSB PRT प्रीवियस ईयर मैथ्स स्पेशल की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ शिफ्ट 2 जो PRT में पूछी गई थी उसका पहला क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो PDF है ये हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए मैं हिंदी में इसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं साथ साथ इंग्लिश में भी कन्वर्ट करता रहूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। दो वस्तुएं, दो आर्टिकल हैं जो R और G है, जिनका SP सेम है। अगर R जो आर्टिकल है उसको 60% प्रॉफिट पर बेचा जाता है और G जो आर्टिकल है उसको 20% लॉस पर बेचा जाता है, और R 90% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, और G का जो कॉस्ट प्राइस है 460 रुपये 460 रुपीज़ है, तो R का जो नया SP होगा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही सबसे पहले मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आई, वो क्या, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन C, 437 रुपये। आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और उस पर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो SP हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा 100 + 20 120 रुपीज़। तो इसका मतलब कि अगर मैं 100 का 120% निकालूं तो हमारा क्या आएगा 120 क्या है SP। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर उस पर हमें प्रॉफिट कमाना है तो उसमें प्रॉफिट को 100% से ऐड करके सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, नई वैल्यू जो भी SP होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर मैं देखूं यहाँ मेरे को 90% का प्रॉफिट कमाना था, 90% प्रॉफिट कमाना था, इसका मतलब 190% होगा। 190% में 19 आ रहा है। 19 का मल्टीपल अगर हम चेक करेंगे इन 4 ऑप्शनों में से सिर्फ एक है, वो है 437 रुपीज़। ये तो हो गया। अगर मैं एज ए स्टूडेंट एग्जाम में बैठा हुआ हूँ तो मेरी जो फर्स्ट अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने की वो ये होगी, लेकिन मुझे सिखाना है तो मैं सिखाता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं मेथड से। दो आर्टिकल है R और G। R जो है 60% प्रॉफिट पर बेच रहा है। 60% की फ्रैक्शन क्या होगी 3/5, यानी 5 अगर उसका CP है, 3 उसका प्रॉफिट है, तो उसका जो SP होगा वो कितना होगा 8 रुपीज़ उसका SP होगा। 5 + 3 8। सेम एज G जो आर्टिकल है वो 20% लॉस पर बेच रहा है। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। 1/5 यानी 5 अगर उसका CP है तो उसे 1 का लॉस हुआ है। 20% लॉस हुआ है यानी -1 का लॉस हुआ है, तो उसका जो नया SP आएगा वो SP क्या होगा 4 रुपीज़, जो उसका SP होगा। उसने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें कहा है कि R और G का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो समान है, इक्वल है, तो हमें यहाँ भी SP सेम करना पड़ेगा। यानी अगर इसको ये 8 है, ये 4 है, इसको समान करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी वैल्यू को, G की सभी वैल्यू को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये SP हो गया हमारा 8, इसका CP जो हो गया वो हो गया हमारा 10, और जो लॉस हो गया वो हो गया हमारा -2। अब इसके SP इक्वल हो गए। उसने अगली स्टेटमेंट क्या दी है, G का क्रय मूल्य 460 रुपये, यानी G का जो CP है 10 यूनिट हमारा आया है और उसने 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 460 रुपये। 460 रुपये यानी 10 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो होगी 460 रुपये। अगर 10 यूनिट की वैल्यू 460 रुपये तो 1 यूनिट की वैल्यू 46 होगी। यहाँ R का हमें प्रॉफिट निकालना है, R का हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस किस पे निकलता है, प्रॉफिट को ऐड करने के बाद CP में। तो इसलिए R का जो CP होगा वो 5 यूनिट है। यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू अगर 46 रुपीज़ है तो 5 यूनिट की वैल्यू 230 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 46 आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 230 रुपये अगर R का CP है तो हमें 90% प्रॉफिट निकालना है, तो 230 का या तो 90% करके
प्रॉफिट निकलेगा उसको ऐड कर लेंगे 230 में, या फिर 230 का डायरेक्ट हम 190% निकालेंगे, वो डायरेक्ट क्या आएगा हमारा एसपी। ऐसे निकालेंगे तो ये हमारा आएगा प्रॉफिट जो हमें सीपी में ऐड करना पड़ेगा। ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्ट एसपी आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 437 रुपये हमारा आंसर होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा आर का। तो देखा आपने, इतना बड़ा सॉल्यूशन था इसका, लेकिन अगर थोड़ी सी सेंस ऑफ माइंड हम यूज़ करें तो हम इस 4 ऑप्शनों में से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। 19 का मल्टीपल देख के मैंने बताया आपको यहाँ 190% मतलब किसी भी वैल्यू का अगर हम 100% प्लस करके निकालते हैं तो वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर 190 से हमें वैल्यू निकालनी थी तो 19 का मल्टीपल इनमें ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। चेक करते हैं, 19 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो यानी हमारा सिर्फ ऑप्शन सी होगा जो आंसर होगा। आप भी इसे एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है PQR साझेदार हैं और एक व्यापार में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। PQR कोई पार्टनर्स हैं, एक व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं। P का जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो 1/6 पार्ट है और Q का जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो 2/5 पार्ट है। तो PQR के प्रॉफिट का रेशियो उसने हमसे पूछा है। सबसे पहले हम देखेंगे P ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/6। Q ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 2/5। तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं पता, तो जब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट ना पता हो तो हम क्या करते हैं, जो अपॉन में वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेते हैं। यानी 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 30 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 5, ये वैल्यू निकल के आएगी 6 2 12। अब टोटल इन्वेस्टमेंट हमने 30 मानी थी। P ने टोटल इन्वेस्टमेंट में से 5 पार्ट इन्वेस्ट किया, Q ने टोटल इन्वेस्टमेंट में से 12 पार्ट इन्वेस्ट किया। तो 12 और 5 होता है 17। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी थी 30, तो 17 इन्होंने कर दिया। तो जो R बचा, R की इन्वेस्टमेंट कितनी बची, 30 माइनस 17 यानी 13। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी टाइम इक्वल दिया हो पार्टनर्स का तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी मिलता है। तो यानी अगर इन्होंने 5:12:13 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो भी इन्हें इसी रेशियो में मिलेगा। यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 5:12:13। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पार्टनरशिप का DSSB ने हमसे पूछा है, जिसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। PQR का जो प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉफिट का जो उनको प्रॉफिट मिलेगा उसका रेशियो क्या होगा, 5:12:13। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक को कुल मतों का 60% मिला। मतलब 2 कैंडिडेट है वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, उनमें से जो विनर है उसको 60% वोट मिले। तो विजेता को, विनर को दूसरे कैंडिडेट से कितने % अधिक वोट मिले, कितने % ज़्यादा वोट मिले। तो अगर मैं 2 कैंडिडेट मान लूँ P और Q हैं सपोज, तो P अगर विनर है तो उसको 60% वोट मिले, तो Q अगर लूज़ हुआ होगा तो 100% अगर टोटल वोटिंग हुई तो उसमें से Q को कितना मिला, 60 इसको मिल गया तो इसको 40 बचा, 40%। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। उसने कहा है कि जो विनर है उसको दूसरे कैंडिडेट से कितने अधिक मिले, कितने अधिक मिले उसको, 20% अधिक मिले। कितने से, 40% से। जब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 20/40 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 50%। अगर वैसे करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 2 से काटेंगे 50% हमारा आंसर होगा 50%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन वाला क्वेश्चन लिया गया है। देखिए क्या कह रहा है, एक रेल है जो दिल्ली से 7 बजे चलती है और उसी दिन 1 बजे जयपुर पहुंचती है। दूसरी रेल जयपुर से 9 बजे चलती है और उसी दिन 2 बजे दिल्ली पहुंचती है। दिन में किस टाइम दोनों रेल मिलेंगी। पहली चीज़ आपको इस क्वेश्चन में क्या समझनी है कि जो डिस्टेंस है दिल्ली से जयपुर का वो सेम है। एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन आ रही है, लेकिन जो डिस्टेंस है बीच में वो सेम है। दूसरी चीज़,
अगर डिस्टेंस सेम होता है तो जो टाइम का रेशियो होता है वो पलट जाता है स्पीड के रेशियो में, स्पीड के रेशियो में चेंज हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर टाइम का रेशियो 7:6 है तो स्पीड का रेशियो 6:7 हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ट्रेन ए मान लेते हैं जो 7 बजे जा रही है, तो ट्रेन ए जो है 7 से 1 बजे तक गई, जयपुर पहुंची, और जो ट्रेन बी है वो 9 बजे चली जयपुर से और 2 बजे दिल्ली पहुंची। तो इसने कितना टाइम ट्रैवल किया, इसने टाइम ट्रैवल किया 6 घंटे, इसने कितना टाइम ट्रैवल किया 5 घंटे। ठीक है, तो यानी अगर टाइम का रेशियो ए और बी के टाइम का रेशियो अगर 6:5 है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 5:6 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया अल्टर हो जाता है टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो में अगर डिस्टेंस सेम है तो अब हम सबसे पहले क्या मानेंगे, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो स्पीड अगर उनकी 5-6 हमने मानी है तो जो डिस्टेंस होगा हम इनका एलसीएम मान लेते हैं, इनका एलसीएम होगा 30, यानी जो दिल्ली से जयपुर की अज्यूम्ड डिस्टेंस है वो मैंने मान ली 30 किलोमीटर। अगर ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और बी की 6 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस उनका 30 डिस्टेंस है, तो मैंने आपको बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस 30 है, अब इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ट्रेनें जो हैं, एक दिल्ली से जयपुर जा रही है, एक जयपुर से दिल्ली आ रही है, तो दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक ट्रेन 7 बजे चल रही है और दूसरी ट्रेन 9 बजे चल रही है, तो पहले हमें इन दोनों का जो टाइम ट्रेवल है वो सेम करना पड़ेगा टाइम के अकॉर्डिंग। ये 7 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है, तो इसको 9 बजे तक चलाने के लिए हमें 5 की स्पीड से 2 घंटे चलाना पड़ेगा पहले। 2 घंटे में ये 5 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 10 किलोमीटर का। अब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया, अब डिस्टेंस बचा 30 में से 10 गया 20, यानी ये जो 20 किलोमीटर है अब इन्हें डिस्टेंस ट्रेवल करना, और दोनों ट्रेनें अब 9-9 बजे चल रही हैं। अगर दोनों ट्रेनें 9-9 बजे चल रही है और उनकी रिलेटिव स्पीड मैंने आपको पहले भी बताया ऐड हो जाती है, तो इसकी स्पीड 5, इसकी स्पीड 6 ऐड होंगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 11। यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, जब 20/11 करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स, कैरी कितना होगा 9/11। ये 1 तो हो गया आर में और ये वैल्यू भी है आर में, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 540/11, काटेंगे 4 टाइम्स 9 टाइम्स और पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए उसने हमसे अनुमानित पूछा है। 1 घंटा तो यहाँ हो गया और 49 मिनट्स यहाँ हो गए। तो 9 बजे दोनों ट्रेनों का हमने चलाना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से 1 घंटे 49 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी, यानी 9 और 1 10:49 पर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बस इसमें छोटी छोटी कुछ बातें हमें कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बच्चे इसे एग्जाम में देखेंगे तो एक बार डर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडर रूट की बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी हुई हैं। चलिए देखते हैं इसे क्या कैसे करेंगे। इसे देखते ही मेरे माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि इसका आंसर 6 हो सकता है। कैसे, आप भी देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या होता है। 2 की पावर अगर 2 अंडर रूट में है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर कितनी है 1/2। क्यूब रूट में है तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/3। अंडर रूट 6 में है तो इसका 2, इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 1/6। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले इसने ए की कुछ वैल्यू दी है और बी की कुछ वैल्यू दी है और हमसे पूछा है a + b क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ 81 का स्क्वायर है, फिर उसका क्यूब है और क्यूब रूट है।
अगर क्यूब से क्यूब रूट ईजिली कट जाता है, हम जानते हैं कि 3 की पावर अगर 3 है और क्यूब रूट भी है लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 से क्यूब रूट कट जाता है। तो मैं इस क्यूब से क्यूब रूट को हटा देता हूँ, हटा दिया। अब 81 की पावर है 2, 81 3 की पावर होती है 4 टाइम्स, यानी 3 की पावर 4 की पावर 2 है और ये अंडर रूट है 8 में। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 8 हो जाएगी और अंडर रूट में 8 हो जाएगा। तो यानी 8 से 8 कट गया, a की वैल्यू आई आपकी 3, a हमने निकाल लिया। अब चलते हैं b की तरफ। b में यहाँ क्यूब है, ये क्यूब रूट है, ये कट जाएगा आपस में। 3 की पावर 4 अंडर रूट 6, 3 की पावर 4 है, अंडर रूट 6 है, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4/6, काटूंगा 2/3, मल्टीप्लाई 6 से अंडर रूट 6 कट जाएगा, 3 स्क्वायर अंडर रूट 6 यानी 3 की पावर 2/6 यानी 1/3, यानी b की जो वैल्यू आई, एक आई 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, यानी 3 की पावर 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3/3 और 3 से 3 कटा 1, यानी b की वैल्यू क्या है 3। उसने हमसे पूछा a प्लस बी क्या होगा, a हमारा 3 है, b हमारा 3 हमने निकाल लिया, तो a प्लस b 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर, देखते ही टिक कर देना था। अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा है, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, सोचने की एबिलिटी अच्छी है, तो आप इसे सिर्फ सोच के ही आंसर कर सकते हैं बिना पेन यूज किए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कोई संख्या दी हुई है 5 4 8 b, 6 से डिविजिबल है, तो b का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, b का मान क्या होगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप इसे डायरेक्ट करें, छोटी संख्या है 6 से ये जाएगा 9 टाइम्स में, ये जाएगा 1 टाइम्स में, बचा 2 के साथ 6 के टेबल में क्या आता है 24, यानी b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हमारा आंसर। दूसरी चीज़, अगर ये वैल्यू बड़ी होती और बीच में होती तो हम कैसे करते, फिर हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी, जब वो संख्या 2 या 3 से डिवाइड होगी, 2 और 3 से डिवाइड होगी, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। वो लगा देते तो भी इसका आंसर आ जाता। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा टाइम लगेगा किसी को भी करने के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है DI का। इसने कुछ P1 P2 P3 P4 P5 पार्किंग एरियाज दिए हुए हैं और उनकी परसेंटेज वैल्यू दी है 13%, 17, 20, 22 एंड 28%। कहा क्या है, उसने हमसे पूछा क्या है कि पार्किंग क्षेत्र P4 तथा P1 के लिए जो खंड द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण है उसके बीच अंतर क्या होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं पता कि कैसे करना है, तो इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है। अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या टिक करके आना, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं बिना कुछ नॉलेज होने के। P4 P1 का डिफरेंस पूछा उसने, P4 22 P1 13, डिफरेंस कितना हुआ 9%, यानी जो भी वैल्यू होगी हमारी वो 9% की वैल्यू होगी, यानी 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो सिर्फ एक है, 32.4 हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जब हम देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को, ये बनेगी 100%। और जो एक सर्कल होता है, अगर उसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो वो डिग्री में उसकी वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री, यानी 100% की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। 1% की वैल्यू कितनी होगी 360/100। उसने हमसे कहा है P4 और P1 के का जो डिफरेंस है सेंट्रल एंगल का वो कितना होगा डिग्रीज में, तो यानी 22 - 13 9, यानी हमें एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी है 9% की। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360/100 to 9, ठीक है। 0 से 0 गया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 का 4, 5 9 3 27 5 32, 1/0 है तो यहाँ बटे में 0 होती है, अपॉन में 10 होता है, तो पॉइंट एक संख्या के बाद छोड़ के लगता है, 4 के बाद लगेगा पॉइंट, यानी हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 32.4, ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस बारे में कुछ नहीं पता तो आपको सिर्फ ये देखना था कि उसने P4 माइनस P1 पूछा हमसे, P4 22, P1 13, इनका डिफरेंस 9। 9 मतलब ऑप्शन में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ एक है सी। 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए अगर हम चेक करें कि 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, तो कोई भी संख्या का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। चेक करते हैं, 4 5 और 2 7, इसका सम है 7, नहीं होगी। 6 4 10 2 12, सम है 3, नहीं होगी। 4 3 7 और 2 9, सम 9 है, डिवाइड होगी। 4 2 6 2 8, सम है 8, डिवाइड नहीं होगी। यानी ऑप्शन हमारा सी ही आंसर होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं पता था तो आप इससे 9 की डिविजिबिलिटी से ऐसे सोल्व कर सकते थे, और अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे। 100% की वैल्यू 360, 1 की 360/100, 9% इनका डिफरेंस है जो हमें निकालना है। 32.4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इतनी बड़ी टर्म्स दे रखी है, उनका हमसे सॉल्यूशन पूछा क्या होगा। देखिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले 25 × 8 होता है आपका 20, 2.5 × 8 20, ये हो गया 4, ये हो गया 21, 21 5 26, 5 31 और 4 35, -20 है, ये होगा आपका 15। 2 2 4 4 8, 8 से 8 ये कट जाएगा। 3 + 2 5/5 काटेंगे, 3 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन DSSB का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ABC की इनकम का रेशियो जो है वो 1:2:3 दे रखा है, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 2:3:4 दे रखा है। और कहा है कि यदि A की इनकम 20,000 रुपये है और सेविंग 8,000 रुपये है तो B की सेविंग क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। अगर ABC की आय का रेशियो, इनकम का रेशियो 1:3 है और A की इनकम हमें 20,000 दी हुई है, तो यानी इनकम का रेशियो अगर 1:2:3 दे रखा है और A की जो इनकम है वो 20,000 दे रखी है, तो यानी अगर एक यूनिट की वैल्यू 20,000 है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो A की जो इनकम है वो 20,000 है, इसकी इनकम 20 दूनी 40,000 और इसकी इनकम 60,000। पहली बात। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या दे रखी है, उनका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो दे रखा है 2:3:4। अब उन्होंने इस क्वेश्चन को घुमाया कैसे, उन्होंने कहा है कि जो A की जो सेविंग है वो 8,000 रुपये, अगर 20,000 उसकी सेविंग है, 20,000 उसकी इनकम है और उसकी सेविंग 8,000 है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 12,000। उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा 12,000, और 12,000 अगर 2 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6,000 होगी तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18,000। और B की इनकम अगर 40,000 है, 40K है, और उसका एक्सपेंडिचर 18K है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी बचेगी 22K, यानी 22,000। B की जो सेविंग आ गई 22,000। दोबारा समझाता हूँ, देखिए कैसे होगा। ABC की इनकम का रेशियो 1:3 दे रखा है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3:4 दे रखा है। A की आय 20,000 है, बचत 8,000 रुपये है, तो B की बचत क्या होगी। A की अगर इनकम 20,000 दे रखी है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 है, तो इनकी जो इनकम्स होगी, रियल इनकम्स, वो क्या होगी 20,000 इसकी, 40,000 इसकी, 60,000 इसकी, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसकी सेविंग 8,000 दे रखी है, 20,000 में से 8,000 वो सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, एक्सपेंस कितना कर रहा है 12,000 का। 2 यूनिट की वैल्यू अगर 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 होगी तो B का जो एक्सपेंडिचर है वो 3 यूनिट दे रखा है। 6,000 × 3 18,000, उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 18,000। उसने हमसे B की बचत पूछी है। B का इनकम 40,000 है, एक्सपेंडिचर 18,000 है, तो उसकी सेविंग कितनी हुई 22,000। 22K, ऑप्शन बी हमारा होगा 22,000। बहुत ही सिंपल
सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि चावल है उसके प्राइस में 25% की जो है इंक्रीज हुआ, तो एक गृहिणी ने अपने खर्च को भी 5% बढ़ा दिया, तो उसकी जो खपत है वो कितने % से कम हो गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर चावल का मूल्य पहले 100 था, अब 25% की वृद्धि हुई, 125 हो गया। अगर पहले वो 100 चावल ले रही थी, 100 की खपत कर रही थी, तो अब वो 5% उसने खपत भी बढ़ा दी, तो यानी खपत कितनी होगी अब उसकी, 105। पूछ रहा है कितने % की कमी आई है, कितने % की कमी आई है, 125 माइनस 105, 20 की। 20 की कमी आई कितने पे, 125 पे। जो बेस वैल्यू हमारी 125 % निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 4 चौक 16% हमारा आंसर। ऑप्शन ए 16%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, DSSB का क्वेश्चन नंबर 10।